शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपने स्थान पर खड़े होके हमारे वो शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि 2 मिनट की समर्पित करें। आप सबको मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और 2 मिनट के लिए हमारे वो शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दें। हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के गुलाम अहमद मीर जी, ठाकुर बलबीर सिंह, हमारे जो कैंडिडेट हैं उदयभान सिंह, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा जी, एसएस चन्नी जी आए, कहाँ है? अरे यहाँ के चन्नी अलग है, पंजाब के अलग है। सगर चंद एक्स एमएलए और हमारे पंकज डोगरा डीसीसी प्रेसिडेंट और हमारे मंच पर बैठे हुए सारे नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए हमारे किसान भाइयों बहनों, माताएं, युवाओं और मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं जसरोटा में पहली बार आ रहा हूं, क्योंकि मैं कर्नाटक से आता हूं और इधर आने का मौका मुझे नहीं मिला। कर्नाटक में ज़्यादातर हम लोग कन्नड़ी बात करते, हिंदी बहुत कम, हिंदी बोलो, हिंदुस्तानी बोलो, उर्दू बोलो, कम बात वहाँ पर लोग करते हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको हमारे विचार समझाने में और हमारे विचार आपको कहने में। आप बैठो, क्यों पनिशमेंट लेते? बैठो भाई, अब लोग देख चुके हैं, और एक बार देखो। बैठो। नहीं, आप मीर साहब आप बैठो। बलबीर सिंह साहब को देख लिए ना आप एक बार? थैंक यू, क्योंकि मेरा हाथ अगर ऐसा लगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उनको बोला। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव को 2 चरणों में तो अब खत्म हो गई और ये आज का आखिरी दिन है, ये चुनाव खत्म होने जा रहा है। आखिरी चरण में सब लोग 1 अक्टूबर को इस राज्य का भाग्य लिखने का आपके हाथ में है। मैं आप सभी से अपील करने आया हूं, आप लोग हमारे उम्मीदवार ठाकुर बलबीर सिंह को भारी बहुमत से आप जिताएंगे ना? एक बार उठ के खड़े होके बोलो कि जिताएंगे। ठीक है, धन्यवाद आपको। बीजेपी ने आप लोगों के जीवन भर आपके जीवन को ब्रेक लगाया।
और बहुत से वायदा करके उन्होंने जम्मू कश्मीर को समझाया, कहा कि हम ये करने वाले, वो करने वाले, हम शेर मारेंगे, हम शेर के शिकार खेलते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को हम खुशहाली के तरफ लेके जाएंगे। यह वायदा उन्होंने किया था। इसीलिए तो वो आज भी बोलते हैं कि हम इस चुनाव में भी बोलते हैं हम आपको 5 लाख नौकरियां देंगे। ये शाह ने कहा या नहीं कहा? मोदी जी ने कहा या नहीं कहा? कहा। अरे भाई, 5 लाख नौकरियां देने वाले 10 साल क्या कर रहे थे? मैं पूछता हूं और आपको भी पूछता हूं, जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं या बीजेपी की तरफ जिनका झुकाव है, उनसे पूछता हूं, हुकूमत तो आपकी थी 10 साल, 10 साल में आप नौकरी नहीं दे सकते थे? ये तो छोड़िए, 65% जम्मू कश्मीर में नौकरियां खाली है। 1 लाख नौकरियां बैकलॉग के है, खाली है। फिर क्यों नहीं दिए भाई? ये तो खाली नौकरी थी, क्यों भर्ती नहीं किए? क्यों आप जनता को गुमराह कर रहे हो? क्यों जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? 5 लाख तो आगे की वायदा कर रहे हैं, जो हुकूमत में नहीं हम कह सकते। अरे आप तो हुकूमत में है, अगर आप चाहते तभी ये कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। उनकी मंशा नौकरी देने की नहीं है। उनकी मंशा यहाँ के युवकों को नौकरी देकर, एम्प्लॉयमेंट देकर वो उनको खुशहाल रखना नहीं चाहते। और जो लोग, जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है, उस वक्त ही अगर आप नहीं कर सकते तो बाद में क्या करने वाले हैं? अगर हमारी हुकूमत आएगी, और जरूर आएगी, हम एनसीपी और कांग्रेस मिलके चुन के आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी। 1 लाख नौकरियां जो खाली है, हम फौरन भर्ती करेंगे। झूठे वायदे करते हैं। पहले 2-2 करोड़ नौकरियां मैं देता हूं हर साल। बोले या नहीं बोले मोदी जी? बोले? याद है आपको? वो याद दिलाओ ना जरा बीजेपी वालों को। 2 करोड़ नौकरियां कहां गए आपके? उसके बाद आपने कहा कांग्रेस के वक्त काला धन बहुत था, विदेश में रखा गया, हम लाकर सबके जॉब में 15-15 लाख डालेंगे। कहा या नहीं कहा? कहा है 15 लाख मिले आपको? पूछो भाई, बीजेपी के लोग जब वोट मांगने आते हैं, हुकूमत उनकी है, वायदे उनके थे, क्यों नहीं पूरे हो गए? और दूसरी चीज, पैसे भी नहीं मिले, नौकरी भी नहीं मिली, और किसानों का एमएसपी नहीं मिला। फिर क्या देने वाले हैं आप? जो आदमी झूठ बोलता है, सत्य से दूर होता है, उसको कभी जनता माफ नहीं करेंगे। और हमारे इस जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो तो कतई माफ नहीं करेंगे।
बात करने से कुछ नहीं मिलता, काम करना चाहिए। अब जो कुछ देश में, हिंदुस्तान में आज जो तरक्की हुई है वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हुई है, ये सबको मालूम होना चाहिए। बड़े बड़े कारखाने उन्होंने किया, रेल, रोड और पानी का इंतजाम, स्कूल का इंतजाम, और यूपीए जमाने में एम्स का जो हॉस्पिटल बड़े बड़े, ये किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मैं खुद रेलवे मिनिस्टर था उस वक्त, पीर पंजाल वो घाटी में टनल हमने बनाया, वैष्णो देवी, कतरा से वैष्णो देवी का वो लिंक जो था हमने बनाया। लेकिन सब तैयार होने के बाद मोदी जी जाकर वो क्या कहते हैं, रिबन काटते हैं, और रिबन काट के इमीडिएटली फोटो में आते, और सबको ये कहते हैं विकास। विकास क्या है आपका? अनएम्प्लॉयमेंट आपका विकास है, यानी बेरोजगारी, और कीमतें बढ़ाने का आपका विकास है। दलित लोगों को कुचले जा रहे हैं, उनके ऊपर रेप हो रहा है। ट्राइबल लोग, गरीब लोग जो जंगल में रहते हैं, उनका भी आज शोषण हो रहा है, और आप कहते हो हम खुशहाली के तरफ लेके। अरे कांग्रेस तो हुकूमत छोड़ के 10 साल हो गए, वो भी हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, सब पार्टी मिलके बनाए थे, लेकिन हमने तो रिजल्ट दिया। हमने मनरेगा प्रोग्राम दिया, सोनिया गांधी ने दिया या नहीं दिया? हमने राशन देने का प्रोग्राम किया, महिलाओं को जो काम नहीं मिलता था मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट में, ये सब कुछ जो की सोनिया गांधी ने की। बच्चों के पढ़ाई के लिए एजुकेशन फ्री दिया, ये सब हमने किया। तुम बताओ भाई, एक तो काम सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, उठते बैठते कांग्रेस को गालियां देना। कांग्रेस को गालियां देने से आपका पेट भरता है क्या? लोगों का पेट भरता है? अरे बताओ आप, ऐसी चीज हमने की देश के लिए, तो उसी लिए देश में आज बहुत देश का उद्धार हो रहा है, लोगों का उद्धार हो रहा है, वो आगे आए हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी चौड़ी भाषाएं बोलती है, लेकिन कभी लोगों के लिए काम इन्होंने नहीं किया। इस बार लोगों ने ठान लिया है कांग्रेस पार्टी को और एनसी को हुकूमत में लाना, और जो भी मुसीबतें हैं उसको दूर करना, ये जनता ने ठान लिया है। और आकर यहां भड़काऊ भाषण देते। अरे भाई, भड़काऊ भाषण देने से देश का नुकसान होता है, खासकर गरीबों का नुकसान होता है, मेरे माँ बहनों का नुकसान होता है। तुम्हारा क्या जाने वाला है? तुम हमेशा बात करते मेरा कोई खानदान नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, आपको नहीं है तो दूसरों को तो खानदान है ना, दूसरों के तो बच्चे हैं, वो पालना है ना। हाँ, पालना है, नहीं है तो अपनी बात दूसरों के ऊपर बोलते हैं। शाह तो आते हैं, वो तो एक अपने आप को समझते हैं कि मैं देश का बहुत बड़ा नेता हूं। अरे भाई, तुम बहुत बड़े नेता अपने को आप समझे तो लोगों को नौकरियां दो ना, महंगाई कम करो ना, ये लोगों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करो ना।
आप होम मिनिस्टर हो और बार बार हमको ये कहते हैं भाई कांग्रेस वाले अब रिजर्वेशन निकालने के लिए उनके नेता अमेरिका में बोले। अरे अमेरिका में उन्होंने कभी रिजर्वेशन निकालने की बात नहीं की। और मैं ये वायदा करता हूं जब तक इस देश में अछूतपन है, छुआछूत है, जब तक इस देश में रहेगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी के कहते हुए जो किया है उसको कोई छीनने वाला मर्द अभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन बदनाम हमारे नेता को कर रहे हैं, राहुल जी को कर रहे हैं। क्यों? कि उनके पास मुद्दे ही नहीं और वो देश को चलाना नहीं जानते। नोटबंदी किए, किसकी भलाई हो गई भाई? ये लोगों के, अमीर लोगों के पास बहुत पैसे थे, वही नोटबंदी कर लिए। और किसी मां बहन के पास, गरीब के पास अगर उसके पास 2000-3000 रुपए अगर थे, वो नोट बदलने के लिए वो लोग दूसरों के पास गए तो अरे ये नोट नहीं चलता, हम इसको 500 रुपए देंगे। 1000 के नोट को 500 में दिले, कोई 200 में लिया। ये मजबूरी हमारे गरीब लोगों की हो गई। और इसको किया किसने? अरे मोदी ने किया। और मोदी ने ऐसा करके देश का सत्यानाश किया, गरीबों का सत्यानाश किया, किसानों का सत्यानाश किया। और हमको बार बार डरा था। क्या डरा था? कि देखो ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान के साथ है। अरे हम पाकिस्तान के साथ हैं? अरे हम कभी पाकिस्तान गए थे? कभी लाहौर गए थे? किसी प्रधानमंत्री के गले मिले हम? कांग्रेस वाले जाकर किसी के गले मिले? किसने मिला? मोदी ने मिला। नवाज शरीफ के बेटी के शादी में ना। हाँ, अरे तुम्हारे पास भी जोर नहीं है क्या? बोलो जरा कौन सा है? तो जाकर बगैर इनविटेशन से, बगैर बुलावे के उनके घर गए, गले मिले। अब बिरयानी खाए नहीं खाए मुझे मालूम नहीं है, हाँ, लेकिन गए बगैर बुलाए उन्होंने ना। और हमको बोलते पाकिस्तान से कांग्रेस, हमसे ये कहते हैं और खुद जाकर गले मिलते हैं। और ये पाप बेचारे, उसको तो बहुत मुश्किल था उस वक्त, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी थी उसकी। और इन्होंने जाकर अपने जैकेट लगाकर उसको गले मिले। इसीलिए मैं कहता हूं भाइयों, ये डरने वाले लोग हैं। ये कभी देश के लिए काम किए नहीं। हमारा संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी के एक इशारे पे वो संविधान सबके लिए, सबको न्याय देने के लिए उन्होंने बनाया था। उस संविधान जब वो अमल में लाने के लिए पार्लियामेंट में आया, तब रामलीला मैदान पे
संविधान को जलाने वाले लोग कौन थे? ये बीजेपी आरएसएस के लोग। आपको अगर तारीख हो ना, मैं देता हूं। मोदी जी, आपके लोगों को बोलो, आप शायद उस वक्त उनका पैदाइशी डेट क्या है मोदी जी का? अगर आज जो मोहब्बत और आप जो जोश दिखा रहे हैं इसके बारे में, संविधान के बारे में, ये कहा गया था उस बीजेपी का, जनसंघ का, आरएसएस का? उस संविधान को रामलीला मैदान में आपने जलाया, नेहरू जी की फोटो जलाई, गांधी जी की फोटो जलाई, अंबेडकर का फोटो जलाया, और ये लोग हमको कहते हैं संविधान के तहत ये लोग चलते नहीं। और इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। अरे भाई, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में लेकर, कानून मंत्री बनाकर संविधान बनाने का अगर काम किसी को सौंपा है, वो बाबा साहब अंबेडकर को सौंपा है। और तुम हमको बोल रहे, ये क्या कहते हैं उर्दू में, हिंदी में, चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो रखवाले हैं, हमारे ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो संविधान बचाने के लिए मुहिम की। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक संविधान का मूवमेंट और लोकतंत्र का, जमहूरियत को बचाने के लिए उन्होंने खूब कोशिश की, खूब कष्ट सहन किया। ऐसे आदमी को आप कह रहे हैं, उनको सिखा रहे आप कि देशभक्ति का पाठ उनको पढ़ा रहे। अरे देशभक्ति तो आपके पास है ही नहीं। वोटों के लिए आपके पास झूठ बोलने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसीलिए भाइयों, हम जब हुकूमत में आएंगे, ये जो 2021 में दरबार मुंह हुआ, वो हम जो बंद हुआ, हम उसको चालू करेंगे। वो चालू करने से यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ के लोगों की जो भी रुसवाई है वो कम हो जाएगी, और ये लोग, यहाँ के जम्मू के लोग अपना काम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो इसीलिए भाइयों, ये लोग कभी चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। अगर करवाना चाहते तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में करते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होना चाहिए, तब उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने चुनाव के लिए तैयार हो गए। ये दिल से नहीं, ये अपने आप को चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। ये तो सिर्फ ऐसा ही ढकलते चलना थे। वो खुद ही हुकूमत करना चाहते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर पीछे से चाबी देकर सरकार चलाना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको ठोका, तब ये सीधे हो गए। तब ये चुनाव चल रहा है। इनके वजह से नहीं है, इनकी मंशा नहीं थी, ये लोग नहीं चाहते थे। अगर आज चुनाव हो रहा है जिसमें सभी भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
सभी भाई हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो ये अभी लोग कितने दिन ढकलते थे कुछ मुझे मालूम नहीं। ये उनकी हमेशा ये मंशा रही है और इन्होंने, मोदी जी ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। और इसके पीछे क्या है कि 10 सालों में पूरे देश के युवाओं को अंधकार में डाला और उनको कभी खुशियां नहीं दिलाई। और जो आदमी 10 साल में आपको खुशियों को वापस नहीं ला सकता, क्या उसके ऊपर फिर से आप भरोसा करेंगे? तो अगर कोई बीजेपी का नेता आपके सामने आया तो भाई 10 साल में आपने खुशहाली लाई, ये पूछिए। मोदी जी आए, इतने भाषण किए, इतने बार घूमे और आकर एक एक भाषण देते ही गए। कुछ किया उन्होंने? नहीं। 45 साल में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट मोदी जी के टाइम पे हुआ है। 45 साल में मोदी जी के जमाने में बेकारी बढ़ गई है। और यह बार बार बोलते हैं सब कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने तो यूपीए की गवर्नमेंट 10 साल ही थी और उसमें जो करना था उन्होंने किया। तुम 10 साल में जो वायदे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को, क्या वो वायदे आपने पूरा किया? नहीं। लेकिन आज बड़े बड़े बातें हमारे सामने वो करते हैं और बाहर के लोगों को लाकर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, बाहर के लोगों को लाके कॉन्ट्रैक्ट लेबर दे रहे हैं। और यहाँ पर ड्रग माफिया, सैंड माफिया और कॉन्ट्रैक्ट माफिया, इन सबको पालने वाले अगर लोग कौन हैं तो मोदी सरकार, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर वो काम कर रहे हैं। और उनके दरबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर गरीबों की सुनवाई नहीं करते, सिर्फ अमीरों का और मोदी जी के दोस्तों का। बड़े बड़े दोस्त हैं ना उनके मोदी जी के। मोदी गरीब है बाप बेचारा, चाय बेचने वाला है। मैं जैसा मजदूर का बेटा हूँ, वो भी वैसा पाप बेचारा अपने चाय बेचते थे। वो उन्होंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा या नहीं? नहीं कहा? कहा। वही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारे जो मोदी साहब के दोस्त जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ के पंचायत चेयरमैन नहीं मिल सकता, यहाँ के महिला नहीं मिल सकती, पीड़ित लोग नहीं मिल सकते, उनको दरवाजे बंद है। अगर हम फिर से हुकूमत में आएंगे, आपको, लोगों को, जनता को, हमारे बहन और भाइयों को दरवाजा खुला रहेगा, सबकी बात हम सुनेंगे। और मोदी जी सबको बोलते हैं कि भ्रष्टाचार, और ये कांग्रेस वालों ने, पूरा नेताओं ने भ्रष्टाचार बहुत किया, वो किया। मैं उनको सिर्फ 3 ही बात पूछता हूं। एक, पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड, इसका हिसाब किसको देते हैं? आप बोलिए, क्या लोगों को यह हिसाब मिल रहा है? नहीं। और ये हिसाब वो देते नहीं। क्यों नहीं देते भाई? अगर आप
सच्चे दिल से काम कर रहे हो, अगर आप गरीबों के लिए काम कर रहे हो, पैसा पैसा हिसाब दे दो, ये हमारा पैसा है, तुम्हारा नहीं है। हम जो टैक्स के रूप में दिए हैं, हम जो आपको पैसे खिलाते हैं, वो हमारा है, हमको हिसाब नहीं, वो भी छुपा के रखते हो। दूसरा, इलेक्शन में इलेक्टोरल बॉन्ड, इसकी जांच मत करो। कौन कहते हैं? मोदी कहते हैं। दूसरों की जांच करो, हमारी मत करो। हमारा केयर फंड का जांच मत करो, इलेक्टोरल बॉन्ड का जांच मत करो, और मेरे मित्रों का भी जांच मत करो। उनके जो दोस्त है ना, कौन है? अदानी, अंबानी, उनके जो दोस्त हैं, उनका भी जांच नहीं होना। इन दोस्तों को, अमीरों को, उनकी कर्जा उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दी। क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया? सिर्फ मनमोहन सिंह साहब जब थे यूपीए गवर्नमेंट में 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा उस वक्त माफ हुआ। हम बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए। हमको हमेशा पूछते हैं, आप 50 साल थे, 55 साल थे। आप पहले बोलते थे 70 साल थे, बोलते अब घटा घटा कर हिसाब करने के बाद अब 55 साल बोल रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया 55 साल? अरे 55 साल में तो हम यही किया, बड़े कारखाने बनाए, बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, पोर्ट्स बनाए, और आज जो बीजेपी के लोग भी, जो वोटर्स भी जो पेट भर के खा रहे हैं, हमने अन्न उगाया, हरी क्रांति की, व्हाइट क्रांति की। इस क्रांति से आज लोग अनाज उनको मिल रहा है। और हमारी गवर्नमेंट जब थी, पहले यहां पर एक आदमी को 11 किलो अनाज मिलता था। मिलता था नहीं? इन्हों आने के बाद मोदी जी 5 किलो कर दी। अगर हमारी हुकूमत आएगी, फिर हम 11 किलो अनाज देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने सब कुछ जो किया, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए स्कीम उनके बने। और इनकी मानसिकता ऐसा है, आरएसएस का विचारधारा ऐसा है कि वो खुद पहले से भी आरक्षण के खिलाफ है। अब वो सब लोग बोलने से वो उल्टा हम पे बोल रहे। ये नहीं होगा। और मैं ये कहूँगा कि बीजेपी और आरएसएस के कहने पे आप मत आइए, और सभी लोग हम एक होकर लड़ेंगे, और जो लोग लड़ना चाहते हैं उनको हम प्रोत्साहन देंगे। या अग्निवीर स्कीम लाए। अग्निवीर स्कीम क्या वो परमानेंट है? क्या उसमें पेंशन मिलता है? क्या उनके बच्चे को संरक्षण होता है? क्या अग्निवीर स्कीम के तहत वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? नहीं। फिर मिलिट्री में अगर जगह खाली है, आप परमानेंट नौकरी क्यों नहीं देते? डोगरा रेजिमेंट में जो खाली है, भर्ती नहीं करते। डोगरा रेजिमेंट एक प्रसिद्ध रेजिमेंट है, और उसको भी खत्म करने के लिए मोदी जी ने प्लान किया।
कि ये सिर्फ अग्निवीर का स्कीम चलाओ और इससे आप डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जो भी रेजिमेंट है उसको बंद कर दो। तो ये मंशा मोदी जी का है और ये देश की बात करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं। तो मैं यही कहूँगा भाइयों, इनकी झूठे बातों में मत आइए और ये जो अपने आप को जो वायदा दे रहे हैं, ये वायदे कभी ये लोग फुलफिल नहीं करेंगे। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, अरे जो पहले दिए गए वायदे हैं 10 साल में वही पूरे नहीं करे, अब मैं 5 लाख नौकरी देता हूँ देश के लिए, मैं 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख देता हूँ। अब बोल रही इस इलेक्शन में 5 लाख दूंगा। अरे तुम्हारे पास है सो, मैं अभी बोला आपको 1 लाख नौकरियां नहीं दे रहे, 5 लाख कहाँ देंगे भैया? झूठों के सरदार है ये। क्या है? झूठों के सरदार है। इन्हों कभी गरीबों के तरफ देखा नहीं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूँगा। अगर उद्योग है और कारखाने बनाने की कोशिश है, वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। दूसरे कोई लोग, बिजनेसमैन, छोटे मोटे बिजनेसमैन और टूरिस्ट को बढ़ावा देने का और दूसरे जो चीज़ें हैं, ये हम दस्तकार का हो, नौजवानों का हो, किसान का हो, इन समस्याओं को अगर कोई हल करेगा वो सिर्फ कांग्रेस करेगा। और कांग्रेस सबसे बड़ी बात हमने लोगों को बोली, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, ये स्टेटहुड मिलेगा, ये हमारा वायदा है। अगर शाह और मोदी आज कहते हैं हम कल देंगे, अरे 10 साल तो तुम्हारे हाथ में था, 5-6 साल तुम ही हुकूमत में थे। जो आदमी 6 साल में नहीं कर सका वो आज वोटों के लिए झूठ बोल रहा है, क्या उसको आप मानेंगे? हम वायदा करते हैं इसको राज्य का दर्जा देकर इसकी प्रगति करने की पूरी हम जोर लगाएंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे और दूसरे पार्टी इंडिया गठबंधन जो है उन पार्टियों का भी साथ हमको मिलेगा। तो इसलिए अब इनको संविधान बदलने का भी अधिकार नहीं है, इनके 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। मोदी जी को संविधान बदलना है तो 2/3 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। इनको सिर्फ 292 वोट है इनके पास, बदलने के लिए 336 होना चाहिए। तो आप सोचिए कितना झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सब मिलके इस बार कांग्रेस को लाओ। हम जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं, जिनको रिहैबिलिटेशन का हमने वायदा किया था, मनमोहन सिंह साहब ने वायदा किया, वो पूरा हम करेंगे, हम बसाएंगे, उनको लाएंगे। तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले कठुआ में शहीद जो हेड कांस्टेबल,
करते हुए शहीद हुए। जो शहीद हुए उनका मैं एक ये करूंगा कि सरकार आने पर आतंकवाद हम खत्म करेंगे और कांग्रेस अगर हुकूमत में आई आतंकवाद बढ़ेगा। होगा हाँ आप बोल दीजिए हाँ आराम कर लीजिए आप बोल दीजिए सर इसको आप बोल दीजिए हाँ आप शुरू कर दीजिए इधर 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 ये लीजिए जय जवान आप सबको जय किसान हमारे शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आप अपने स्थान पर खड़े होके हमारे वो शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि 2 मिनट की समर्पित करें। आप सबको मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और 2 मिनट के लिए हमारे वो शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दें। ओम शांति शांति शांति। मेडिकल टीम फटाफट जहां पे आए, मेडिकल टीम सारे कठुआ दे सारे साथी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग आए हैं। सुने थोड़ी नहीं खड़गे साहब दी सेहत तबीयत खराब हुई है, इस कारण थोड़ा जिहा तुसें गी बिल्कुल ठीक हो जाना। थोड़ा इत्मीनान रखे प्लीज, बैठिए और दायरे का रखें।